आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं हम साया एपिसोड 8। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स एंड कमेंट्स। सो स्वीट ऑल ऑफ यू। एपिसोड 8 समझने के लिए शुरू के सातों एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा जो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज उन्हें ऐसी पागलों वाली हालत में देख सबकी आंखों से आंसू निकल आए। सब उनके पीछे पीछे उनको आवाज़ दे रहे थे, लेकिन युवराज को ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। वो आज बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे थे, बहुत हड़बड़ा रहे थे, उन्हें कुछ भी होश नहीं था। तभी फिजा में एक जोरदार आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ किसी चीज़ की नहीं बल्कि थप्पड़ की थी जो बद्री काका ने युवराज को मारा था। थप्पड़ की आवाज़ पर सब सहम गए, सब हक्के बक्के रह गए। युवराज संभालो अपने आप को, मेरी बात सुनो बेटा। युवराज घुटनों के बल जमीन पर बैठकर ऊपर चेहरा कर बहुत तेजी के साथ चिल्लाए, श्रद्धा। उनकी ये दर्द भरी आवाज़ पूरे बंगलों में गूंज गई। आज पहली बार बद्री काका के अलावा युवराज को सबने ऐसे रोते देखा। काका ने युवराज को संभालने की कोशिश की पर आज वो युवराज को संभाल नहीं पा रहे थे। श्रद्धा को खोने का डर उनकी आंखों में लाल अंगारा बनकर दहक रहा था। वो बदहवास से अपने में ही बड़बड़ाए जा रहे थे। काश काश मैं कल श्रद्धा से वो सब नहीं कहता तो आज वो घर छोड़कर नहीं जाती। वो मेरी ही वजह से बिना कुछ कहे घर छोड़कर चली गई है। वो इस वक्त खुद में ही नहीं थे। रॉकी, केशव, गुरु ही नहीं, वहाँ खड़ा हर इंसान, बाकी के सर्वेंट्स भी थक हार चुके थे। युवराज की यह हालत देख नहीं पा रहा था। हर कोई उनका दर्द समझ पा रहा था। चाहे सबके सामने वो पति पत्नी की तरह नहीं रहते थे, पर युवराज का बदलाव सब महसूस कर रहे थे और सब समझ रहे थे कि ये सब श्रद्धा की वजह से है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रॉकी ने संजय को फ़ोन पर युवराज के बारे में सब बता दिया तो संजय सब कुछ छोड़कर युवराज के पास आ गया। संजय युवराज को कसकर अपने गले लगाकर बोला, यार तू हिम्मत रख, वो कहीं नहीं जाएगी यहाँ से, लेकिन अगर तू इस तरह टूटेगा तो हम कैसे उसे ढूंढेंगे। वो खुद गई है और मैंने वादा किया था उससे कि उसे रोकूंगा नहीं, पर एक बार उसने मुझसे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा। युवराज की बात पर काका जोर से बोले, युवराज मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। वो खुद नहीं गई है। बल्कि सब लोग काका की तरफ हैरानी से देखने लगे। युवराज ने काका को अपनी भरी हुई लाल आंखों से देखा तो काका फिर बोले, मैं कब से कह रहा हूँ एक बार मेरी बात सुन लो, पर तुम तो किसी की सुन ही नहीं रहे हो। पता नहीं वो बेचारी किस हाल में होगी। संजय ने कांपती आवाज़ में पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं काका। आपके जाने के बाद वो काफ़ी देर बाद उठी थी, पर आज वो कुछ बदली बदली लगी थी। आज बहुत दिनों बाद उसका चेहरा पहले की तरह खिला हुआ था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी और उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। आपके जाने का सुनकर उसका खिला हुआ चेहरा फिर से उदास हो गया था। आज पहली बार वो आपके कमरे में गई थी और थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चली गई। मगर जब मैं उसके लिए जूस देने उसके कमरे में गया तो वो फ़ोन पर किसी से बड़ी घबराई आवाज़ में बात कर रही थी और फिर रोने लगी। फ़ोन रखते ही वो बाहर को भाग गई। मैं आवाज़ लगाता हुआ उसके पीछे भागा, मगर इतने में ही वो मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी। युवराज और संजय उन्हें फटी आंखों से देखने लगे, पर गेट पर तो गार्ड्स थे, उन्होंने ऐसे कैसे दरवाज़ा खोला। संजय ने पूछा, बेटा उसकी हालत इतनी ख़राब देखकर और उसके ये कहने पर कि युवराज की जान खतरे में है, गार्ड ने भी जल्दी दरवाज़ा खोल दिया। एक को छोड़ सब गार्ड पीछे भी गए, पर उन्हें श्रद्धा कहीं नहीं मिली। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो खुद नहीं गई, वो किसी मुसीबत में है। काका की बात सबके लिए किसी झटके से कम नहीं थी, लेकिन युवराज जानते थे कि इसके पीछे कौन है। अभी तक युवराज को लग रहा था कि वो खुद गई है, लेकिन काका के बताने पर तो उनकी भरी हुई लाल आंखों में गुस्से का लावा निकल रहा था। उनका ये रूप देखकर सब डर गए। हर कोई जानता था कि अब युवराज को कोई नहीं रोक सकता। युवराज उठे और उन्होंने किसी को फ़ोन किया। वहाँ से आवाज़ आई, जी सर, वो तो अभी वहीं है, अभी उसके आने में 1-2 दिन और हैं। युवराज की भवें तन गई, जबड़े कस गए। उन्होंने गुस्से से फ़ोन ज़मीन पर देकर मारा और बुलंद आवाज़ में चिल्लाए, नागा रेड्डी, तू कहीं भी छिप जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। काका नागा का नाम सुनकर कांप गई। उनके चेहरे पर पसीना आ गया और वो लड़खड़ा गई। उनके लड़खड़ाने से सबका ध्यान उनकी तरफ गया। काका की हालत कोई भी समझ नहीं पा रहा था।
आखिर उनकी इस हालत की क्या वजह है? काका को देखकर सब हैरान थे। संजय ने आगे बढ़कर काका को संभाला। काका, श्रद्धा को कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द हमारे साथ होगी। अभी तो आप खुद ही युवी को हिम्मत दे रहे थे। पर काका का डर उनकी आंखों में पूरी तरह फैल गया था और उनके गले से आवाज़ें नहीं निकल रही थी। संजय ने उन्हें पानी पिलाया और शांत करने की कोशिश की। काका जब थोड़े शांत हुए तो आंखों को एक ही जगह गड़ाते हुए बोले, वो उसे नहीं छोड़ेगा, वो श्रद्धा को नहीं छोड़ेगा। एक बार फिर से हम सबकी जिंदगी में आ ही गया। काका की बात सुनकर सबके होश जैसे उड़ चुके थे। युवराज काका को ऐसे बेयकीनी से देख रहे थे कि ऐसा कुछ भी है जो मुझे नहीं पता है। युवराज काका के पास गए और नीचे फर्श पर उनके घुटने पकड़कर बैठ गए और भरे गले से पूछा, काका, क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ तो छिपा रहे हैं? काका को जैसे एकदम से होश आया तो वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोले, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन उनका चेहरा उनकी ज़बान का साथ नहीं दे रहा था। चेहरा पसीने से नहा चुका था। उन्हें देख कोई भी कह सकता था कि कुछ तो बात है जो काका ने छिपाई है। युवराज ने एक बार फिर से कोशिश की पर काका कुछ नहीं बोले। तो संजय ने कहा, काका, अगर आपको कुछ भी पता है तो बता दीजिए, कहीं आपके चुप्पी श्रद्धा की जान ना ले जाए। काका डर से चिल्ला पड़े, नहीं बिटवा, नहीं, श्रद्धा बिटिया को कुछ मत होने देना, कुछ मत होने देना। वो रोने लगे। तो फिर मुझे सच बताइए, आखिर आप नागा रेड्डी को कैसे जानते हैं और वो हमारी जिंदगी में पहले कब था जो वापस आ गया? युवराज ने आस भरे लहजे से पूछा। काका ने जमीन में नजरें गड़ाए रखी, फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, नागा नहीं, उसका बाप। युवराज के मुंह से एकदम निकला, व्हाट? कौन है नागा का बाप? सब लोग काका की बात समझने की कोशिश कर रहे थे। काका थोड़ा रुक कर बोले, राका रेड्डी। नागा के बाप का नाम राका रेड्डी था और जिस ज़मीन को तुमने आज नागा से ली है, ये ज़मीन पहले बॉस यानी तुम्हारे डैड विशाल सिंह राठौड़ की ही थी। पर राका ने इस ज़मीन पर कब्जा कर लिया था और फिर बॉस और राका के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई। उसने किसी तरह धोखे से बॉस से ज़मीन के पेपर्स निकलवा लिए। एक दिन बॉस, मालकिन और शिप्रा बिटिया मंदिर से आ रहे थे तो राका ने उनको मार डाला और जब वो उन्हें एक्सीडेंट वाली कार में डाल रहा था ताकि उन मर्डर को एक्सीडेंट दिखा सके, लेकिन तभी वहाँ दयाल बाबू पहुँच गए और दयाल बाबू ने देख लिया। जब राका और उसके गुंडों ने उन्हें देखा तो वो सब वहाँ से भाग गए। तुम्हारी मॉम और बहन दोनों तो मर चुकी थी पर बॉस की सांसें अभी भी चल रही थी। दयाल बाबू दौड़कर बॉस के पास पहुंचे तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। दयाल बाबू ने जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठाने लगे तो बॉस ने दयाल बाबू से बस इतना ही कहा कि वो उनके बेटे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा एक पिता की तरह रहेंगे, युवराज को एक अच्छा इंसान बनाएंगे और उसके बाद वो भी हम सबको छोड़कर चले गए। काका की आंखें छलक आई। जब तुम इंडिया आए तो दयाल बाबू ने बॉस के वादे के मुताबिक तुम्हें हमेशा अपना बेटा ही माना, इसीलिए तुम्हें ये बात बताने से मना कर दिया ताकि उस वक्त तुम सब कुछ भूल कर बदला लेने ना निकल जाओ और तुम्हें समझा बुझा कर वापस भेजा। वो तुम्हारा गुस्सा देख चुके थे, इसीलिए उन्होंने रागा को खुद ही सज़ा दिलाने का फैसला किया, मगर इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पदरी काका बोल बोल कर थक चुके थे। संजय ने उन्हें पानी पिलाया और पूछा, आखिर क्या कीमत चुकाई दयाल अंकल ने? काका एक लंबी सांस लेकर फिर से बोले, राका को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि दयाल बाबू आई विटनेस थे, जो कि उसे सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी था। पर उसके आदमियों ने दयाल बाबू के बेटे, जो उस वक्त बहुत छोटा था, करीब 5-6 साल का होगा, उसका किडनैप कर लिया ताकि दयाल बाबू गवाही ना दें और राका छूट जाए। दयाल बाबू की पत्नी ने भी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। आखिर बात उनके बेटे की थी, हर माँ यही करती, पर दयाल बाबू ने अपने कदम पीछे नहीं किए और राका को फांसी की सज़ा हो गई। पुलिस ने राका के गुंडों को ढूंढा, वो पकड़े भी गए,
पर उनका बेटा शुभम, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। उन बेरहम लोगों ने एक छोटे बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बच्चे का हाल देखकर किसी का भी दिल कांप जाए, इतनी बुरी हालत की थी उस मासूम की। अपने बेटे को देख उनकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार दयाल बाबू को ही मानती थी। कुछ दिन बाद उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो ये शहर छोड़ना चाहती थी, मगर दयाल बाबू अपने वादे से बंधे थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि अपनी पत्नी को समझाने की, पर वो फैसला ले चुकी थी। और फिर दयाल बाबू ने भी अपना फैसला सुना दिया कि वो जब तक जिंदा हैं बॉस के वादे को तोड़कर और युवराज को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहती तो वो जा सकती है। बस वो आखिरी दिन था जब दयाल बाबू ने अपनी पत्नी और बच्ची श्रद्धा को देखा। वो कब बड़ी हुई उन्हें तो पता ही नहीं चला। कभी कभी श्रद्धा की नानी की चिट्ठी आती थी जिससे उन्हें सब पता चलता था श्रद्धा के बारे में। और जब उसकी नानी और माँ दोनों ही इस दुनिया से चली गई तो वो श्रद्धा को वापस ले आए। लेकिन दयाल अंकल उन्हें मनाने क्यों नहीं गए? संजय ने हैरानी से पूछा, क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें कसम दी थी कि वो मर भी जाए तो उनसे कभी मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। काका की बात सुनकर वहाँ खड़े सब लोगों के दिल में जहाँ एक तरफ दयाल अंकल की बॉस के लिए वफादारी देख आदर और सम्मान से आंखों में आंसू आ गए, वहीं उनके बेटे, पत्नी और श्रद्धा के लिए गम की पीड़ा फूट पड़ी। और दूसरी तरफ राका और नागा के लिए उतनी ही नफरत पैदा हो गई। जो बाप ने किया वही बेटा कर रहा था, मासूम जिंदगियों को बर्बाद करने का संगीन जुर्म कर रहा था। युवराज के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, एक बड़ा सदमा था कि उसके मॉम, डैड और बहन का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था और वो आज तक एक झूठ के सहारे जिंदगी जी रहा था। वो एकदम खामोश बैठे सदमे में जमीन को घूर रहे थे। काका ने युवराज को इस तरह देखा तो बोले, बेटा, जो भी दयाल बाबू ने किया वो तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं बल्कि अपना वादा, अपनी ईमानदारी निभाने के लिए किया, ताकि तुम गलत राह पर ना चल पड़ो। और इसके लिए तो उन्होंने अपनी जान से भी प्यारा परिवार इस घर पर तुम्हारी जिंदगी पर वार दिया। उन्होंने वो किया जो कोई भी नहीं कर सकता, अपने मासूम से बच्चे की भी परवाह नहीं की, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अपने दिल में उनके लिए कुछ भी गलत मत सोचना। युवराज ये सब सुन अब खुद को जिम्मेदार मान रहा था कि उसकी वजह से ही दयाल अंकल ने अपना बेटा खोया, उनको अपनी फैमिली का साथ नहीं मिला। उन्होंने अपना वादा निभाया, मुझे मेरे डैड की तरह एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाया, मुझे कभी भी किसी भी हालात में अकेले नहीं छोड़ा, मेरे हर फैसले में साथ दिया और कभी भी कोई भी कैसे भी बात मेरे सामने नहीं आने दी। युवराज के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा भयावह था। उनकी आंखों से आंसू आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने काका से पूछा, काका, राका के बारे में आपको पता था, मगर नागा के बारे में आपको कैसे पता चला कि वो राका का ही बेटा है? वो दयाल बाबू से जब आपने ज़मीन के मालिक के बारे में पता लगाने को कहा तो उन्हें तभी सब पता चल गया था कि नागा ही राका का बेटा है, मगर उसे आप लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि राका की फांसी के वक्त वो छोटा था और फांसी के बाद उसकी माँ उसे हैदराबाद ले गई, पर किस्मत उसे फिर यहाँ ले आई। दयाल बाबू ने सब पता किया तो वो बहुत परेशान थे। वो तुम्हें उसके सामने नहीं जाने देना चाहते थे, पर तुम्हें कुछ बता नहीं सकते थे और बिना बताए तुम मानते नहीं, तो उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। और बाद में सब ठीक भी हो रहा था तो वो भी बेफिक्र हो गए थे। लेकिन अब लग रहा है शायद उसे सब पता चल गया है और हम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रहते थे। वो हर सुख दुख मुझसे साझा करते थे। बेटा, दयाल बाबू ने इस घर के लिए अपना सब कुछ खत्म कर दिया, पर कम से कम श्रद्धा को बचा लो युवराज। काका ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा। युवराज ने काका के हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ काका, श्रद्धा को कुछ नहीं होने दूंगा और आप जानती हो मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। ये कहकर युवराज गुस्से में वहाँ से बाहर निकल आए और उनके पीछे केशव, गुरु, रॉकी और संजय सब युवराज के पीछे गाड़ी में चल पड़े। युवराज ने कार एक सुनसान सी जगह पर रोकी जहाँ एक पुराना सा खंडहर था। देखने से लगता था कि कई सालों से यहाँ कोई आता जाता नहीं है
वो अंदर गए, वो चारों भी उनके पीछे खड़े हो गए। संजय तो सब कुछ हैरानी से देख रहा था। युवराज को देखकर ग्रे टू पीस में 4-5 हट्टे कट्टे लोग जिनके हाथों में गन थी, वो युवराज के पास आए। युवराज ने एक नज़र सामने कुर्सी से बंधे हुए आदमी पर डाली, जिसकी हालत बहुत खराब थी। हर जगह खून के निशान थे जो सूख चुके थे, और वो एक तरफ गर्दन लटका कर बेहोश पड़ा था। युवराज उसे देखते हुए बोले, अभी जिंदा है या मर गया? गन पकड़े हुए लोगों में से एक बोला, सर, आज फिर इसने भागने की कोशिश की, इसीलिए बस बेहोश है, मरा नहीं है। युवराज ने इशारा किया तो एक ने उस पर पानी फेंक दिया। वो चिल्लाता हुआ होश में आया। अपने सामने युवराज को देखकर वो चिल्लाना छोड़ मुस्कुराने लगा। उसका यूं मुस्कुराना युवराज को जहर की तरह लगा। उन्होंने उसका मुंह दबाते हुए कहा, तो उसका राइट हैंड है ना जग्गू? तो अब तू मुझे बताएगा कि श्रद्धा को वो कहाँ ले जा सकता है, वरना आज तेरी मौत पक्की है। युवराज एक एक लफ्ज गुस्से से चबाते हुए बोले। जग्गू ने अपना सर जोर से झटका तो उसका चेहरा युवराज के हाथ से छूट गया। वो फिर मुस्कुरा कर बोला, तुझे यहाँ इस हाल में देखकर ही मैं समझ गया था कि भाई ने चिड़िया को अपने जाल में फंसा लिया है, और अब उसे वहाँ से कोई नहीं बचा सकता, तू भी नहीं। पर एक बात तो भाई सच कहता था कि जब वो चिड़िया नहीं रहेगी तो तू खुद ब खुद तड़प तड़प कर मर जाएगा, और तुझ पर बंदूक की गोली भी नहीं खराब करनी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ लाकर क्या समझता है कि भाई तक पहुँच सकता है? कभी भी नहीं। युवराज ने भी उसे एक बार फिर जलती निगाहों से देखा और फिर फोन मिला दिया। फोन स्पीकर पर था। सामने से आवाज़ आई, सर, वो यही मेरे सामने है, पर कुछ समझ नहीं रहा। वो कल वापस आने वाला था, पर अभी उसने मना कर दिया। युवराज ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया, और जग्गू के साथ सब युवराज को हैरानी से देख रहे थे। युवराज ने कहा, मैं जानता था कि इन सब के पीछे नागा ही है, क्योंकि जिसे तुम मरता हुआ छोड़ आए थे वो जिंदा थी, और मरने से पहले उन्होंने मुझे सब बता दिया था कि तुम लोगों ने उन्हें मारा और श्रद्धा की किडनैपिंग करवाई। तब से ही उस पर नज़र है मेरी। मैं उसके आने का वेट कर रहा था, लेकिन श्रद्धा को किडनैप करके उसने अपनी मौत को दावत दे दी है, और अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। युवराज ने एक गन पकड़ी और सीधा उसके दिमाग में गोली चला दी। संजय, जो हैरानी से सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, उसने पूछा, किसने बताया तुझे और किसको मारा इन्होंने? युवराज अपना चेहरा घुमाते हुए बोले, दयाल अंकल को। जब रॉकी ने मुझे वहाँ बुलाया था तब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। तब उन्होंने मुझे बताया था कि नागा के ही आदमियों ने उन पर हमला किया था और इसे एक्सीडेंट का रूप देना चाहते थे। वो उन्हें वहाँ मरा हुआ समझकर छोड़ आए थे। तब मुझे सब समझ आ गया कि हो ना हो श्रद्धा की किडनैपिंग में भी नागा का ही हाथ है। मैं तो उसे तभी मार देता। युवराज ने जबड़े भींचते हुए अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहा, पर वो यहाँ नहीं था, और श्रद्धा को उस हालत में छोड़कर मैं कहीं और नहीं जाना चाहता था। लेकिन ये मेरे हाथ लग गया, और इसने अब तक जो भी किया अपनी जीत के नशे में सब बक दिया। मैंने कमिश्नर से बात की, इसकी सारी बातें बताई, तो उन्होंने ही कोलकाता में मेरी मदद के लिए वहाँ एक काबिल ऑफिसर को कहा। तब से वो ऑफिसर और उसके आदमी हर पल नागा पर नज़र रख रहे हैं और उसकी हर खबर मुझे देती हैं। लेकिन अब और नहीं, उसने श्रद्धा को तकलीफ दी है। मैं उसे ऐसी मौत दूंगा, मौत भी कांप जाएगी। युवराज एक लफ्ज़ चबाते हुए बोल रहे थे। चारों जने युवराज के चेहरे के भाव देखकर डर गए थे। पहली बार युवराज इंसान नहीं, सचमुच यमराज ही लग रहे थे, जो अब नागा का इंसाफ करके ही दम लेंगे। मैं नागा के पास जा रहा हूँ, अगर वो यहाँ नहीं आ रहा तो मैं वहाँ जाऊँगा। और युवराज वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल गए, और उनके पीछे चारों भी। अब तो युवराज को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। थोड़ी देर बाद सब लोग कोलकाता के एयरपोर्ट पर थे। वहाँ एक आदमी उन्हें लेने आया। युवराज ने अपने नाम का बोर्ड देखा तो उसके साथ हो लिए। थोड़ी देर में वो एक होटल के कमरे में थे। कमरे में पहले से एक आदमी था। उसने युवराज को देखा। वेलकम मिस्टर राठौड़, मैं एसीपी करण। उसने आगे बढ़कर युवराज से हाथ मिलाया। उसने एक नज़र पीछे देखा तो युवराज ने कहा, ये चारों मेरे साथ हैं। युवराज ने उन चारों को भी करण से मिलवाया। तो अब वो सब वहाँ बड़े सोफे पर बैठ गए। एसीपी करण ने युवराज से कहा,
आप सब अभी आए हैं, कुछ चाय नाश्ता लेंगे? युवराज ने बड़ी भारी आवाज़ में कहा। थैंक यू एसीपी। ओह युवराज जी, प्लीज़ आप मुझे करण ही कहें। करण, मैं जल्द से जल्द नागा से मिलना चाहता हूँ। देखिए युवराज, मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ, पर अभी हमारा एक भी गलत कदम श्रद्धा के लिए खतरनाक हो सकता है। मेरे आदमियों ने पूरी तरह से उसे घेर रखा है, वो चाहकर भी छिप नहीं सकता। बस एक बार श्रद्धा जी की कोई खबर मिल जाए, फिर मैं आपको नहीं रोकूंगा। करण थोड़ी सी बातें करके वहाँ से चला गया। युवराज और सब वहीं उसी कमरे में बैठे थे। युवराज अपना फ़ोन देख रहे थे। फ़ोन में उन्होंने श्रद्धा की फ़ोटो निकाली हुई थी। वो एकटक उसे देख रहे थे। वो दिल से उसको याद कर रहे थे। कहाँ हो तुम श्रद्धा? अब तुम्हारी दूरी मेरी जान ले रही है और एक तुम हो के छुप कर बैठी हो। एक बार, बस एक बार मिल जाओ। तुम्हें दोबारा अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने दूंगा। और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो चारों युवराज को ऐसे देख बहुत दुखी हो रहे थे। संजय हैरान था युवराज की दीवानगी देखकर। जिस इंसान ने कभी किसी लड़की के बारे में सोचा तक नहीं, वो उसके सामने कैसे पिघल गया, कैसे एक मासूम सा छोटे बच्चे की तरह हो जाता है उसके सामने। संजय युवराज के कंधे पर हाथ रखकर बोला, युवी, एक बात पूछूं? युवराज ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा, अब तुझे मुझसे कुछ जानने के लिए मेरी इजाज़त लेनी पड़ेगी। संजय ने उन्हें देखा और उनके सामने बैठकर बोला, नहीं, वो तो बस इस माहौल में। चल छोड़, मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि तू सच में श्रद्धा को प्यार करता है या फिर दयाल अंकल के वादे के लिए ये सब। उससे बात अधूरी छोड़ दी। युवराज थोड़ी देर संजय को देखते रहे, फिर एक लंबी सांस लेकर उसकी फोटो में झांकते हुए बोले, हाँ, मैं श्रद्धा को बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं लगा कब वो मेरे लिए इतनी खास हो गई कि उसकी तकलीफ में देख नहीं पाता। मैं कभी अपनी फीलिंग्स समझना ही नहीं चाहता था, डरता था। हाँ यार, डरता था। तेरा ये दोस्त प्यार से किसी के साथ से लगता था कि किसी का साथ मुझे कमज़ोर कर देगा, इसीलिए हमेशा से ही दूर रहा इन सब से। इतना तो तू भी जानता है, जब श्रद्धा का किडनैप हुआ, अंदर ही अंदर कुछ था जो टूट रहा था। मैं फिर भी नहीं समझना चाहता था, क्योंकि मेरी और उसकी उम्र में फासला भी काफ़ी था। पर जब डॉक्टर ने कहा कि अगर उसका यही हाल रहा तो उसकी जान भी जा सकती है, उस वक्त मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। उसे खोने के डर से मैंने उस हालात में उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली। और उसके बाद मैंने उसको हर तरह से संभालने की कोशिश की और अपना प्यार भी समझाने की कोशिश की, पर मुझे लगता है कि वो भी कुछ तो महसूस करती होगी। युवराज ने भीगी आंखों से संजय का हाथ पकड़ते हुए किसी बच्चे की तरह कहा, करती होगी ना महसूस वो भी। संजय की आंखों में भी आंसू आ गए। वो युवराज की तरफ अच्छी तरह समझ सकता था। चाहे उसका प्यार एक तरफा था, पर प्यार तो उसने भी बहुत किया था। वो अपने एहसास किसी के साथ बांट नहीं सका, ना ही श्रद्धा के साथ, ना ही अपने दोस्त के साथ। लेकिन आज उसे खुशी थी इस बात को सोचकर कि श्रद्धा ने जिंदगी में जितने भी दुख देखे हैं उन्हें झेले हैं, लेकिन अब युवराज उसे उतना ही प्यार और खुशियाँ देगा। और एक तरफ अपने दोस्त के लिए भी वो खुश था कि अपने परिवार का कभी साथ नहीं पाया इसने। एक साथ उन्हें खोने के जख्म जो इसके सीने में थे, अब श्रद्धा का साथ इसके वो सारे जख्म भर देगा। वो युवराज के पकड़े हाथ कसते हुए बोला, मेरा यार है ही ऐसा, कोई भी खुद को कितना भी रोके लेकिन उसे मेरे यार से प्यार हो ही जाएगा। और मुझे यकीन है कि श्रद्धा, ओ मेरा मतलब भाभी भी तुझसे प्यार करती होगी। वो तुझे कुछ कह नहीं पाए, शायद उसकी वजह उनके साथ इतना सब कुछ हो गया, पर उनका तेरे लिए एक फ़ोन पर बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर जाना इसी बात की निशानी है कि जितना तू उन्हें प्यार करता है उतना ही वो तुझसे प्यार करती है। वो इस वक्त जहाँ भी होगी तुझे ही मिस कर रही होगी। युवराज, संजय, पहली बार इस युवराज को डर लग रहा है कहीं मैं पहुंचने में लेट। संजय ने युवराज के मुंह पर हाथ रखकर उन्हें चुप करा दिया और जोर से बोला, तू पागल हो गया है युवी। मानता हूँ यार, प्यार इंसान को कमज़ोर कर देता है, पर तू कमज़ोर नहीं हो सकता, समझा? वो तेरा इंतज़ार कर रही है और तू यहाँ लड़ने से पहले हारने की बातें कर रहा है। संजय ने युवराज को अपने गले से लगा लिया। कुछ नहीं होगा तेरी श्रद्धा को, और तू अब ऐसी बातें नहीं करेगा, समझा? पहली बार संजय ने युवराज को इतना कमज़ोर देखा था।
सारी रात ऐसे ही आंखों में कट गई। किसी ने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था, यहाँ तक कि पानी भी किसी के गले से नहीं उतरा था। उन्हें एक उम्मीद थी कि जब तक नागा उनके सामने नहीं है तब तक वो श्रद्धा को कुछ नहीं करेगा। सुबह के 10 बजे ही युवराज के फ़ोन पर करण का फ़ोन आया, जिसे सुनकर युवराज और उनके पीछे चारों बाहर आ गए। वो सब होटल से निकलकर सीधे करण के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचे। करण और उसके साथ और आदमी भी उस बंगले से कुछ दूरी पर पहले से ही वहां मौजूद थे। करण युवराज को देखकर बोला, युवराज, कुछ देर पहले एक गाड़ी इस बंगले में गई थी और उस पर कोई नंबर भी नहीं था। हमें लगता है कि हो ना हो श्रद्धा जी उसी गाड़ी में लाई गई हैं। युवराज करण से गुस्से में सख्त लहजे में बोले, तो फिर हम यहाँ कब किसका वेट कर रहे हैं? अंदर मेरा एक आदमी है, बस उसके ही सिग्नल का इंतज़ार है। अगर उसमें श्रद्धा जी हुई तो वो हमें बता देगा। करण ने कहा, आप कह रहे हैं कि आपका आदमी अंदर है, तो उसे अभी तक कुछ क्यों नहीं पता चला? देखिए युवराज जी, जब हमारे हर तरफ खतरा हो तो हमें सब कुछ बहुत संभल कर करना पड़ता है। प्लीज़ आप समझिए, अगर श्रद्धा जी सच में अंदर हुई तो वो खतरे में पड़ सकती हैं। वो गाड़ी अंदर बंगले में आई है, उनका दरवाज़ा खुला तो कार में से 4 लड़के बाहर आए। नागा अपने आदमियों के साथ वहाँ एक बड़े से हॉल में बैठा था। उसके आसपास कम से कम 20 से 25 लोग थे। चारों ने पीछे आकर गाड़ी की डिक्की से एक बोरी उठा ली और उसे ले जाकर अंदर एक कमरे में बेड पर रख दिया। नागा उठकर उस कमरे में आ गया और बिना अपने सभी आदमियों को वहां आने से मना कर दिया। नागा ने अंदर जाकर बेड पर उस बोरी को देखा और एक गंदी सी हंसी हंसकर बोला, आज मेरी जीत का टाइम आ गया और उस युवराज का हारने का। आज तुम्हारा मैं वो हाल करूँगा कि युवराज उस दिन के लिए पछताएगा जब वो ज़मीन के लिए मेरे पास आया था। उसे अब पता चलेगा कि वो ज़मीन लेकर उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। नागा ने वो बोरी हटाई तो श्रद्धा आधी बेहोशी की हालत में थी। उसके सारे बाल बिखरे हुए थे, जिससे उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। उसके मुंह पर कपड़ा बांधा था, हाथ पैर रस्सी से बांधे हुए थे, शरीर पर कई जगह खरोंच के निशान थे। उसने श्रद्धा को गंदी नज़र से देखा और फिर उसके मुंह से कपड़ा हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उसने खुद को उससे दूर करने के लिए जोर से अपने आप को झटका, पर उसकी ये कोशिश बेकार रही, क्योंकि उसे जो बेहोशी के लिए दवा दी गई थी वो एक तरह का ड्रग था, जिसने उसके शरीर में हिलने की भी ताकत खत्म कर दी थी। नागा फिर गंदी हंसी हंसते हुए बोला, अरे मेरी जान, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी, समझी? यहाँ तक कि हिल भी नहीं पाओगी जब तक मैं ना चाहूँ। फिर से आगे बढ़कर उसके मुंह पे बंधा कपड़ा हटा दिया। श्रद्धा की आंखों से आंसू निकल आए। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ युवराज को ही याद कर रही थी। नागा दांत पीसते हुए बोला, नफरत तो बहुत करता हूँ उस राठौर से और तेरे बाप से। श्रद्धा नशे की हालत में बामुश्किल से बोली, क्या बिगाड़ा है उन दोनों ने तेरा? उसने उसके चेहरे को अपने एक हाथ से दबाते हुए कहा, तेरे बाप की वजह से मेरे बाप को फांसी हुई थी और उस राठौर ने मुझसे दुश्मनी मोड़ ली, वो भी उस ज़मीन के लिए। उसके सारे परिवार की जान गई। शायद वो ज़मीन पूरे के पूरे राठौर खानदान का ही खात्मा चाहती है। तेरे बाप ने इसे छोड़ दिया, पर मैं ये गलती नहीं करूँगा। मैंने अपने बाप का तो बदला तेरे बाप से ले लिया, लेकिन तुम दोनों को भी सर्वनाश करूँगा। तब जाकर युवराज से मेरा बदला पूरा होगा। श्रद्धा अपने बाबा के बारे में सुनकर और रोने लगी। तो तूने मारा है मेरे बाबा को? हाँ, मैंने मारा उस साले को, बड़ी सख्त जान था तेरा बाप। उसने तो अपना छोटा सा बेटा मरवा कर भी मेरे बाप के खिलाफ गवाही दी। ये बात श्रद्धा के लिए एक झटके की तरह थी। उसे तो कुछ नहीं पता था। नशे की हालत में उसे झटके पर झटके लगे जा रहे थे। उसका सिर और ज़्यादा घूमने लगा। तेरे बाप को तो मैं कब का टपका डालता। अब तक वो जिंदा था क्योंकि मैं खुद इस सच से अनजान था। ये तो उसकी मौत ही थी जो उसे मेरे पास उसी की ज़मीन के लिए विशाल सिंह राठौर के बेटे के साथ खुद चल कर ले आई। श्रद्धा को तो याद भी नहीं था कि उसका कोई भाई भी था, लेकिन उसकी बातों से वो और ज़्यादा डर गई। उसकी आंखें ड्रग्स की वजह से पहले ही लाल सुर्ख थी, अब और लाल अंगारा हो चुकी थी। ऐसा लगता था उनमें खून उतर आया हो। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हें मारकर उस युवराज को पार्सल के रूप में भेजूंगा, पर उसने मेरे आदमी को उठाकर दूसरी गलती कर दी। अब वो देखेगा मैं क्या क्या कर सकता हूँ।
नागा उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने पहले तो उसे इग्नोर किया, पर जब वो दूसरी बार बजा तो वो फ़ोन देखकर बाहर आ गया। श्रद्धा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। अभी कल की ही तो बात है, वो कितनी खुश थी, अपने दिल की बात युवराज से करना चाहती थी। थोड़े वक्त पहले ही तो वो ख्वाब संजोने लगी थी कि उस फोन की वजह से वो युवराज को खोने के डर से बिना किसी को बताए भाग आई। उस फोन पर सिर्फ युवराज का ही फोन आता था, इसीलिए उसे किसी तरह का शक हो ही नहीं सकता था। जब फोन करने वाले ने कहा युवराज जी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे भागकर बाहर आ गई और सड़क पर बिना देखे भाग गई। कुछ ही दूरी पर एक काले शीशे वाली गाड़ी सामने रुकी और श्रद्धा को मुंह पर कपड़े से बेहोश करके ले गए। उसके बाद उसे जब हल्का सा होश आया ही था कि किसी ने एक इंजेक्शन उसे लगा दिया। उसके बाद उसे कुछ पता ही नहीं चला और अब जाकर होश आया। उसने अपनी सोच से बाहर आकर एक बार सर उठाकर पूरा कमरा देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ है और जो आदमी अभी यहाँ अपनी हैवानियत दिखा रहा था कौन है। उसके मन में कई सवाल थे जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। वो कसमसाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अभी भी उसकी बॉडी वैसी ही थी। युवराज ने देखा कि उन्हें यहाँ पर आए हुए 1 घंटा होने को है, पर करण कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा, तो उन्होंने खुद ही अंचर जाने का फैसला लिया। आखिर वो खुद ही जंगल के शेर से कम नहीं थे, पर श्रद्धा की वजह से वो थोड़े कमज़ोर पड़ गए थे, पर अभी भी वो किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं थे। वो आगे बढ़े कि करण ने उन्हें रोकना चाहा। देखिए करण, आपने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहता हूँ, पर मैं श्रद्धा के इतने करीब होकर किसी इशारे की वजह से हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं रहूँगा। आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं, मैं आप पर किसी तरह का ब्लेम नहीं डालूंगा। अब जो भी होगा मैं खुद देख लूँगा, कहकर वो बिना उसके पास सुने आगे बढ़ गए। युवराज की आवाज़ में नागा के लिए गुस्सा, नफरत और श्रद्धा के लिए फिक्र और डर साफ समझ आ रहा था। वो अभी कुछ बोल पाता कि युवराज जी आगे बढ़ गए और उनके पीछे वो चारों युवराज के बंगले के चारों तरफ देखा और बोले, संजय तुम और केशव पीछे से आओ, हम आगे से जाते हैं। युवराज की बात सुनकर दोनों पीछे की ओर चले गए। युवराज दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा करण भी उनके पीछे था। उन्होंने उसे एक नज़र देखा तो करण मुस्कुरा दिया। युवराज के आगे से बढ़कर रॉकी ने गेट खोला तो सीधा गोली चला दी। जो सामने आदमी गेट पर था वो वहीं ढेर हो गया। वो सब आगे बढ़ते कि गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ 3-4 जने जो वहीं आसपास थे भागते हुए आए। वहाँ अनजान लोगों को देख दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। गोलियों की आवाज़ अंदर आई तो सब बाहर की तरफ भागे। इससे पहले कि वो सब बाहर आते कि वो सब अंदर आ गई। नागा तो युवराज को वहाँ आंखें फाड़े देख रहा था। उसके होश तो खराब हो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युवराज उसके पीछे यहाँ तक कैसे आ पहुँचा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जग्गू अपनी जान दे देगा पर मेरे ठिकाने के बारे में नहीं बताएगा। वहाँ हर तरफ गोली चल रही थी। कोई दरवाजे की ओर से गोली चला रहा था तो कोई दीवार के पीछे से, कोई सोफे के पीछे से। नागा ने देखा दोनों तरफ से गोली चल रही है तो वो सीधा श्रद्धा के कमरे की तरफ भागा। वो जानता था कि इन सबको उसकी जान के लिए छुपना पड़ेगा। अंदर श्रद्धा को गोलियों की आवाज़ सुनकर समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। फिर उसने सोचा कि ये लोग गुंडे हैं तो हो सकता है कि पुलिस आ गई हो। वो इंतज़ार कर रही थी कि शायद मेरी किस्मत से कान्हा जी सच में किसी को भेज दें। तभी नागा वहाँ आया और श्रद्धा को अपने साथ ले गया। नागा बाहर आकर जोर से चिल्लाया, अगर अभी एक भी गोली चली तो तुम सबको इसकी लाश मिलेगी। आज युवराज 2 दिन बाद श्रद्धा को अपनी आंखों से देख रहे थे, पर उन्हें लगा कि जैसे वो उसको कितने महीनों बाद देख रहे हैं। उसकी हालत साफ दिख रही थी। रेड सिल्क साड़ी जगह जगह से फटी और उस पर खरोंच से भरा बेजान जिस पर नागा के हाथों में झूल रहा था। उसके बाल बेतरतीब से उलझे हुए थे। नंगे पाँव और लाल अंगारा सी आंखें कभी खुल रही थी तो कभी बंद हो रही थी। युवराज उसकी हालत देख बुरी तरह तड़प उठे। बाकियों का भी हाल कुछ वैसा ही था। श्रद्धा की हालत देख सबकी मुट्ठियां भींच गई और जबड़े कस गई। संजय तो श्रद्धा को देख खुद को संभाल ही नहीं पाया। श्रद्धा इस वक्त नागा की बंदूक की नोक पर थी।
युवराज गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी जगह से नागा के सामने आ गए और चीख कर बोले, खबरदार नागा, अगर श्रद्धा को अब एक भी खरोंच आई तो मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांप जाएगी। युवराज को अपने सामने देखकर श्रद्धा के बेजान शरीर में भी जान आ गई। वो आगे बढ़कर युवराज के सीने से लगना चाहती थी, पर नागा ने इतने उसे कसकर पकड़ा हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। क्या बात है युवराज, इस वक्त तेरी जान मेरी मुट्ठी में है और धमकी तू दे रहा है। अगर मैं चाहूँ तो तुझे 1 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, जैसे मेरे बाप ने किया तेरे बाप को। युवराज गुस्से में तेजी से नागा की तरफ बढ़ने लगे। युवराज को देखकर सब बाहर आ गए। जो नागा के साथ आदमी बचे थे वो भी बाहर आ गए। नागा युवराज को अपनी तरफ आते देख थोड़ा डर गया, पर संभलता हुआ बोला, युवराज, तुझे इसकी जान प्यारी नहीं है क्या? मैं कहता हूँ जहाँ है वहीं खड़ा रहे। युवराज ने फिर भी कदम आगे बढ़ाया तो नागा ने एक के बाद एक 2 गोली चला दी। सारा समा वहीं के वहीं थम गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोली की आवाज़ सुन श्रद्धा वहीं बुद्ध बन गई। अभी तक वो रो रही थी, पर अब वो सुन हो चुकी थी, क्योंकि दोनों गोलियां उसके युवराज जी के सीने में लगी थी। सब लोग सकते में आ गए। सब बौखला उठे। केशव, गुरु और रॉकी और करण वहां खड़े दूसरे आदमियों पर झपटे और युवराज ने गोली लगने के बाद भी आगे बढ़कर श्रद्धा को उसके चंगुल से खींचकर संजय की तरफ कर दिया। श्रद्धा गिरती उससे पहले ही संजय ने उसे संभाल लिया। युवराज ने झट से नागा का गन वाला हाथ पकड़कर इतने जोर से मरोड़ा कि उसका हाथ टूट गया। उसकी दर्द भरी चीख पूरे बंगले में गूंज गई। वो कभी अपने हाथ को तो कभी खून से सने युवराज को देख रहा था। युवराज फिर से नागा के पास गई। तेरे बाप ने मेरे डैड को धोखे से मारा था और वही तूने सीखा है। अगर हिम्मत थी तो मेरे सामने आकर लड़ता। क्यों मुझ तक पहुंचने के लिए एक मासूम से जिंदगी का सहारा लिया? पर तू अपने बाप की तरह नीच है। जिसके खून में ही धोखाधड़ी भरी हो वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। मैंने कहा था ना कि ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांप जाएगी। युवराज हर लफ्ज़ गुस्से से चबाते हुए बोल रहे थे। उन्होंने नागा को गर्दन से पकड़ा और पेट में जोर से मुक्का मारा। उसके मुंह से खून निकल आया। युवराज ने उसे तब तक मारा जब तक उसका पूरा जिस्म खून से नहीं भर गया। फिर उसका दूसरा हाथ पकड़कर उस पर जोर से अपनी कलाई दे मारी। उसका वो हाथ भी टूट गया और वो चीखता चिल्लाता जमीन पर गिर पड़ा। वो युवराज का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, बस बातें ही बड़ी बड़ी कर रहा था। युवराज के अंदर जहाँ अपने मॉम, डैड, प्यारी सी बहन, दयाल अंकल, शुभम और श्रद्धा का दर्द लावा बनकर उभर रहा था, और वहीं राका और नागा के लिए नफरत और गुस्सा, जो 2-2 गोली लगने के बाद भी उनमें हिम्मत और जोश भर रहा था। उन्होंने अपना एक पैर उसकी टांग पर रख दिया। उसकी चीख निकल रही थी। आज सब युवराज की वहशत देख रहे थे, उनका एक अलग ही रूप देख रहे थे, लेकिन श्रद्धा बस उन्हें देख रही थी। युवराज ने नागा की दूसरी टांग भी तोड़ दी। वो बेतहाशा दर्द से चीखे जा रहा था। युवराज उसे दबाते हुए बोले, तूने और तेरे बाप ने बहुत लोगों की जिंदगी में आग लगाई है। आज तुझे मैं महसूस करवाता हूँ कि आग की जलन कैसी होती है। युवराज ने वहाँ पड़ी सारी शराब नागा के ऊपर डाल दी और अपना लाइटर वहाँ फेंक दिया। कुछ मिनटों में आग पूरी तरह नागा को अपनी आगोश में ले चुकी थी और उसकी चीखों से पूरा बंगला गूंज उठा। युवराज की हिम्मत अब जवाब दे गई। जैसे ही युवराज ने श्रद्धा की तरफ अपने कदम बढ़ाए, वो लड़खड़ाकर गिरने लगे। आगे बढ़कर सबने उनको संभाल लिया और उन पर बेहोशी छाने लगी। बेहोशी में भी युवराज के लबों पर श्रद्धा का ही नाम था। सबकी आंखों में आंसू थे। करण, जो युवराज का प्यार और गुस्सा देखकर सच में हैरान था। उसने पहली बार इतना प्यार करने वाला इंसान देखा था, जो प्यार की तकलीफ खुद में महसूस कर सकता था। वो गुस्सा इतना कि जिसकी कोई हद नहीं। सब मिलकर युवराज को और श्रद्धा को हॉस्पिटल ले गए। हर किसी के चेहरे पर डर के भाव थे, क्योंकि युवराज का बहुत खून निकल चुका था और श्रद्धा, जो युवराज को ऐसे देखकर भी उसी हालत में थी। युवराज को जाते ही ओटी में ले गए और श्रद्धा का भी ट्रीटमेंट शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात थी कि श्रद्धा भी हाल ही में बड़ी मुश्किल से उन सब में से निकली थी। कहीं इन सब से उसकी जान पर ना बन जाए। डॉक्टर कुछ देर बाद श्रद्धा को रूम में से बाहर आए
तो सब दौड़कर डॉक्टर के पास गए तो वो कुछ पूछते उससे पहले ही डॉक्टर बोलने लगे, देखिए उनकी बॉडी पर तो ज़्यादा चोट नहीं है मगर उनके खून में ड्रग्स मिला है। उन्हें ड्रग दिया गया है इसीलिए अब तक वो नशे में हैं। हमने उसके लिए उन्हें एंटीडोट दे दिया है। अब वो गहरी नींद में है। वो कम से कम 12-13 घंटे तक सोती रहेंगी तो वो बेटर फील करेंगी। इसीलिए वो अगर ज़्यादा सोई रहे तो आप टेंशन ना लें। तो डॉक्टर जब वो होश में आएगी ना तो नॉर्मल होगी? संजय ने पूछा। देखिए उनकी मेंटली हालत बहुत ख़राब थी और जैसा आपने बताया कि उनका हाल ही में काफ़ी मेंटली इलाज चला है तो आपको उनके होश में आने का वेट करना पड़ेगा, तभी इससे ज़्यादा हम कुछ कह पाएंगे। क्या हम उससे मिल सकते हैं? संजय ने फिर से सवाल किया। अभी अगर उन्हें डिस्टर्ब ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। सारे लोग श्रद्धा को दरवाजे के ग्लास से देखकर फिर से ओटी के बाहर युवराज का इंतजार करने लगे। मन ही मन सब दुआ कर रहे थे कि दोनों को कुछ ना हो। 4 घंटे बाद डॉक्टर ओटी से बाहर आए। उन्हें देखकर सब डॉक्टर को घेर कर खड़े हो गए। सब जानना चाहते थे पर पूछने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था कि उनकी हालत अब कैसी है, क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब थी और सबके मन में एक डर बैठ गया था। सबकी धड़कनें तेज़ थी। डॉक्टर ने सबको इस तरह देखा तो मुस्कुराकर बोले, वो अभी ठीक हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक चमक आ गई। सबके दिल कुछ ऐसे करार आया। वैसे तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई थी, इसीलिए हमें उन्हें ऑपरेट करने में टाइम भी ज़्यादा लगा। लेकिन अब वो स्टेबल हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह आराम चाहिए वरना फिर हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर को सबने हाथ जोड़कर थैंक्स कहा और युवराज को मिलने के लिए पूछा। ये तो वो सब ही जानते थे कि ओटी के बाहर सब बस सांसें रोके खड़े थे। अभी उनके होश में आने के बाद जब तक उनका एक बार चेकअप ना हो तब तक कोई नहीं मिल सकता। संजय को बार बार मीरा का फ़ोन आ रहा था। वो वहाँ से साइड में आया और फ़ोन उठा लिया। मीरा को तो किसी भी बात के बारे में कुछ खबर नहीं थी। उसने बहाना बनाते हुए नॉर्मल लहजे में कहा, कहीं बाहर आया है और वहाँ के काम में अभी कुछ दिन लगेंगे तो अभी वो ही ऑफिस संभाल ले, कहकर उसने जल्दी से फ़ोन रख दिया। मीरा को थोड़ा अजीब तो लगा संजय का यूँ रूखा सा बात करना, पर वह इस वक्त किसी मीटिंग की जल्दी में थी तो ज़्यादा सोच नहीं पाई। उसने फिर अपने आप को काम में लगा दिया और संजय ने जान करके ये बात उससे नहीं बताई, क्योंकि वो जानता था कि मीरा श्रद्धा के लिए युवराज की भावनाएं देखकर और भी टूट जाएगी और इस वक्त वो युवराज की कंडीशन है जो वो सह नहीं पाएगी। जब से युवराज ने श्रद्धा की मांग भरी उसने जैसे खुद को युवराज से दूर कर लिया था। संजय तो फिर भी खुद को मजबूत कर चुका था क्योंकि वो युवराज को खोना नहीं चाहता था, पर मीरा का तो बचपन का प्यार था। वो खुद को जितना भी मजबूत बना ले पर ऐसे हालात में वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। वो अब भी युवराज हाउस से कुछ वक्त अलग रहना चाहती थी। मजबूत बनने के लिए खुद को वक्त देना चाहती थी ताकि आज नहीं तो कल युवराज और श्रद्धा का सामना बिना किसी झिझक और बिना किसी तकरार के कर सके। वो अब कोई भी उलझन नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने खुद को काम में डुबो दिया था। उसके कई बार अर्जुन से भी मिलना होता पर अब उसे मीरा बहुत बदली बदली लगती। अर्जुन ने कई बार उससे बात करने की कोशिश भी की पर मीरा हर बार सिर्फ अपने काम से रिलेटेड ही बात करती, इसलिए अर्जुन भी कभी आगे नहीं बढ़ पाया। युवराज को 6 घंटे बाद हल्का हल्का होश आया। नर्स ने देखा तो भागते हुए डॉक्टर को बुलाने चली गई। वहाँ सब बैठे थे, केशव, रॉकी, गुरु, संजय, पर अब उनके साथ एक इंसान और जुड़ चुका था, एसीपी करण। कहीं ना कहीं वो भी युवराज से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। वो भी वहीं उन लोगों के साथ था। उसने नागा की फाइल एनकाउंटर पर ही बंद कर दी। ऐसे नर्स को भागते देख सबकी सांसें एक बार फिर थम गई। डॉक्टर आया और सीधे अंदर चला गया और वो सब दरवाजे पर टिक गए, जैसे अंदर की सारी बातें बाहर सुनाई देंगी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि हालत अभी भी वैसी ही है। ज़्यादा ब्लड लॉस से उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। अगर इस वक्त में वो खुद को आराम नहीं देंगे तो। नहीं डॉक्टर, वो आराम ही करेगा, संजय ने कहा। डॉक्टर सख्त लहजे में बोले, जी यही उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उनकी बॉडी अभी कुछ और झेलने की हालत में नहीं है। यहाँ तक कि वो अपने बेड से उठ तक नहीं सकते। हमने उनको ब्लड चढ़ाया है पर अब धीरे धीरे असर करेगा, पर अगर ये दोबारा ऐसा कुछ करेंगे तो इनकी जान पर बन सकती है। सभी हैरान थे कि आखिर इस हालत में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है। करण ने सबके परेशानी भरे चेहरे देखे तो खुद ही डॉक्टर से पूछ लिया, डॉक्टर क्या युवराज जी होश में आ गए?
डॉक्टर फिर गुस्से से बोले, आए थे और आते ही खुद को किसी फिल्म का हीरो समझ रहे थे। 1 मिनट के लिए नर्स क्या हटी, वो अपने आप उठने की कोशिश कर रहे थे और गुस्से में जोर जोर से बोलकर श्रद्धा के पास जाने की जिद कर रहे थे। जब सबने सुना तो सबकी आंखें भर आई, खास तौर पर संजय की। वो समझ रहा था कि युवराज श्रद्धा से किस हद तक प्यार करने लगा है कि उसके आगे अपना दर्द भी नजर नहीं आ रहा उसे। सब घबराकर एक साथ बोले, वो ठीक तो है ना डॉक्टर? देखिए, वो ना तो किसी की सुन रहे थे और ना ही मान रहे थे, और अगर थोड़ी देर वो इसी तरह करते तो उनकी कंडीशन सीरियस हो जाती। इसीलिए हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया। अभी वो जितना आराम करे उनके लिए उतना ही अच्छा है, और जब वो होश में आए तो प्लीज़ उनकी श्रद्धा जी को उनके सामने ही रखिएगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। पर अब सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि अभी तो श्रद्धा की हालत का कुछ पता नहीं कि वो नॉर्मल है या अभी भी सदमे में है। उनके सबके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इंतज़ार, श्रद्धा की होश में आने का इंतज़ार। और वो सब दुआ कर रहे थे कि श्रद्धा सही सलामत होश में आ जाए, वरना युवराज को भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और करण तो ये सब देख हैरान था, कैसे इन दोनों की जान एक दूसरे में अटकी पड़ी है। अगर एक को कुछ हुआ तो दूसरे की जान खतरे में पड़ जाएगी। आधी रात होने को आई थी और सबके चेहरे बहुत ज़्यादा लटके हुए थे। करण कैंटीन से सबके लिए चाय और बिस्किट ले आया, लेकिन खाने का किसी का भी मन नहीं था। पर करण ने ज़बरदस्ती कर सबको चाय और बिस्किट खिलाए। कहीं ना कहीं सब समझ रहे थे कि अभी तो हिम्मत की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कल की घड़ी उनके लिए क्या लेकर आएगी कोई नहीं जानता था। सुबह हुई, सबकी रात आंखों में ही निकल गई, किसी की एक पल के लिए भी आंख नहीं लगी। वो सब साथ तो थे, पर खामोशी इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई नहीं है। सबके दिल में एक डर सा था। सब युवराज और श्रद्धा के एक साथ बिता एक एक पल याद कर रहे थे। सब अपने ख्यालों में गुम थे कि श्रद्धा के कमरे में अचानक बहुत तेज हलचल हुई, तो हड़बड़ाते हुए सब उस तरफ भागे। टू बी कंटिन्यू। आगे क्या होने वाला है देखते रहिए हमसाया एपिसोड 9, और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा।